नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। क्या किसी एक पार्टी की हार या जीत से यह तय होता है कि देश में, भारतवर्ष में लोकतंत्र मजबूत है या फिर कमजोर? यह सवाल आज उठाना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव तो इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन और लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी भी जीत जाते हैं। सवाल है कि क्या यह तुलना वाकई जायज है गद्दाफी के साथ के मुल्क की और भारत की? क्या भारत की राजनीतिक स्थिति इराक के सद्दाम हुसैन और लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी वाले दौर जैसी हो चुकी है? भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ एजेंडा वाली कोई विदेशी रिपोर्ट आती है तो विपक्ष के नेता अपने ही देश की सरकार पर सवाल उठाते हैं। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत को किसी दूसरे मुल्क की लोकतंत्र पर शिक्षा की आवश्यक है? इसलिए सवाल है कि क्या सियासी विरोध का दायरा लोकतंत्र की मर्यादा को लांघ रहा है, क्योंकि इसी देश के लोकतंत्र में राहुल गांधी, मैडम गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, तमाम सांसद चुनकर आते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनती है, केरल में लेफ्ट की सरकार बनती है, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में डंके की चोट पे कांग्रेस का शासन आता है। झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है, यानी कांग्रेस उन सरकारों का हिस्सा है। इन राज्यों में क्या कोई दूसरा लोकतंत्र, कोई दूसरा पैमाना है, या फिर हार पर हार के बाद कांग्रेस की ये खींच है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हार पर हार तो लोकतंत्र पर वार। आज का आर पार इसी पर। ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है या फिर अपना सियासी तंत्र संभालने की? क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरकार के विरोध में बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए बेहद विवादित बयान में राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव तो इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन और लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी भी जीत जाते थे। Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. They used to win them. They were actually voting. It wasn't that they weren't voting, but there was no institutional framework to protect that vote. अपने देश के लोकतंत्र की तुलना गद्दाफी और सद्दाम हुसैन से करना, इसका लोगों का जो वोट देती है 80 करोड़ जनता, उनका यह सबसे बड़ा अपमान है, देश का अपमान है। और गद्दाफी और सद्दाम जैसा केवल 2 ही साल इस देश में हुए, 1975 से 77 इमरजेंसी के दिनों में। पहले भी कांग्रेस के कई नेता हिटलर से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कर चुके हैं और 2014 से लेकर अब तक लोकतंत्र पर तो न जाने कितनी बार सवाल उठाया जा चुका है। प्रधानमंत्री के पद की संस्था को नष्ट किया गया अभी उनकी सरकार में, उनकी माताजी के काल में। उससे पहले संपूर्ण लोकतंत्र को उनकी दादी के शासनकाल में। मैं इसे याद दिलाना चाहता हूं, नाजी पार्टी के कन्वेंशन में 1974 में रुडोल्फ हेस ने नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। 1976 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। हाल ही में भारत विरोधी एजेंडा वाली स्वीडन की वी डैम इंस्टीट्यूट और अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस की लोकतंत्र पर भारत के खिलाफ रिपोर्ट आई तो कांग्रेस ने तुरंत इसे लपक लिया। वी डैम ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत चुनावी तानाशाही में बदल गया है, जबकि फ्रीडम हाउस ने भारत में लोकतंत्र की रेटिंग घटा दी थी, जिसे पाखंड बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, हमें लोकतंत्र पर किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि पिछले 30 साल में उनके परिवार का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री नहीं रहा, फिर भी गांधी परिवार के पास सत्ता होने का आरोप लगाया जाता है। कांग्रेस में नाराज चल रहे 23 बड़े नेताओं पर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा सिर्फ कांग्रेस में ही संभव है कि एक ही पार्टी में रहते हुए लोग अलग अलग विचार रखते हों। बीजेपी, टीएमसी या बीएसपी में यह संभव नहीं है। हालांकि आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सियासी विरोध में देश की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा पर वार किया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लोकतंत्र के पर दोहरे चश्मे का विश्लेषण। आइए आपको दिखाते हैं। और इस विश्लेषण का पहला भाग यह है कि इसी लोकतंत्र में राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीतकर सांसद बने। इसी लोकतंत्र में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन आया। इसी लोकतंत्र में सोनिया गांधी रायबरेली जीतकर सांसद बनी। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार, 2 राज्यों में कांग्रेस साझेदार है। इसी देश का लोकतंत्र है, इसी देश की जनता जनार्दन है। क्या कांग्रेस सरकार वाले राज्यों का लोकतंत्र अलग है और जो देश का लोकतंत्र है वो अलग है? आज ये बहस बिल्कुल तार्किक है। मेरे साथ इस चर्चा में आज ज्यादा लंबी चौड़ी मेहमानों की लिस्ट नहीं है। मेरे साथ 2 दिग्गज प्रवक्ता हैं, अपनी अपनी पार्टी की बात रखेंगे। मेरे साथ बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मणिपुर के प्रभारी डॉक्टर संबित पात्रा हैं, इस समय बंगाल में है, बंगाल का मीडिया प्रभार देख रहे हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत मौजूद है, ये आसाम से मौजूद है, तो दोनों ही चुनावी राज्यों से मौजूद हैं। आप दोनों का अभिनंदन है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, आप दोनों का अभिनंदन है। संबित पात्रा, पहला सवाल आपसे बनता है। पहला सवाल आपसे इसलिए बनता है क्योंकि राहुल गांधी ने प्रोफेसर साहब से जो बात करी और उसमें खुले तौर पे बोला कि चुनाव तो गद्दाफी भी जीतते थे, चुनाव तो सद्दाम हुसैन भी जीतते थे। इसका मतलब क्या है? देखिए अमीश भाई, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं इसको 2 भागों में उत्तर देता हूं। पहला भाग है कि इसे पूरा देश सीरियसली लेता नहीं है, राहुल गांधी जी को ही सीरियसली लेता नहीं है। और वो होता है ना, एक स्टूडेंट होता है, एक बच्चा होता है जो एग्ज़ाम में जब रिजल्ट अच्छे नहीं आता है तो वो इंक फैल गया जी, क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट था, टीचर ने बाकी सब लोगों को तो अलाउ किया, मुझे अलाउ नहीं किया, और घंटी मेरे लिए पहले बज गई, बाकी लोगों ने तो पूरा 3 घंटे एग्ज़ाम लिखा। इस प्रकार कह के कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। इसलिए राहुल गांधी भी उसी प्रकार से करते हैं। खुद सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं, बार बार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ओनस शिफ्टिंग कि ठीकरा किसी और के सरफे पर फोड़ा जाए, मोदी जी को गद्दाफी बोल दिया जाए, भारत के लोकतंत्र को यहां बताया जाए कि लोकतंत्र तो हिंदुस्तान है ही नहीं, इलेक्शन कमीशन को गाली दी जाए, सुप्रीम कोर्ट को गाली दी जाए और खुद बचा जाए। एक तो यह है। मगर दुख जो है दूसरे विषय पर लगता है। दुख मुझे इस बात पर लगता है कि देखिए, राहुल गांधी, आप कुछ भी कहिए, एक सांसद हैं आज, और राहुल गांधी जी का परिवार एक लंबे समय तक भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवार रहा है। जब राहुल गांधी इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक इंटरनेशनल ट्रैक्शन इस पे होता है। याद करिए, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, राहुल गांधी ने कहा था हजारों कश्मीरी मारे गए। अगले दिन इसको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था, इमरान खान ने डोसियर के रूप में इसको संयुक्त राष्ट्र में इसको प्रस्तुत किया था। ठीक उसी प्रकार जब गद्दाफी कहते हैं, जब सद्दाम हुसैन कहते हैं, जब कहते हैं कि इंडिया इज नो मोर डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान और बाकी देश, आप याद करिए, वीडम की रिपोर्ट हो चाहे फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट हो, ये सारा इस्तेमाल पाकिस्तान कर रही है। इस विषय पर लेकर दुख लगता है। जी सुप्रिया श्रीनेत जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, तब लोग वोट तो डालते थे लेकिन सच में अपना मत नहीं देते थे। क्या आपको लगता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है? क्योंकि इन्हीं चुनावों के अंदर, इन्हीं चुनावों से मैडम गांधी या फिर श्रीमान राहुल गांधी दोनों चुनाव जीत कर आए हैं, दोनों लोकसभा के सदस्य हैं। इन्हीं चुनावों के, इसी लोकतंत्र के प्रोसेस से आपकी सरकार बनी है छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर और पंजाब के अंदर। जी धन्यवाद आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार असम से। मैं सबसे पहले तो आपकी क्वेश्चन पर टिप्पणी करूं, मैं जरूर सोचना चाहती हूं, और ये मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं पूछ रही हूं, इस देश की जनता होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूं कि वो दिन कब आएगा जब प्रधानमंत्री मोदी 7 साल के कार्यकाल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बिना स्क्रिप्ट के इंटरव्यू करेंगे, कुछ ऐसे सवालों का जवाब देंगे जो संभवतः लोगों को थोड़े कठिन और करारे लगते हैं, कुछ अनईजी बातें करेंगे। वो दिन शायद नहीं आएगा, ये आस ही रह जाएगी, क्योंकि मोदी जी तो स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के पढ़ते हैं, वो क्वेश्चंस का सामना ही नहीं करते हैं, क्वेश्चंस की जगह मोरों के साथ तस्वीर उनकी बांट दी जाती है। खैर, अपनी आशा करना तो प्रधानमंत्री से हमारा भी हक है। ऐसा है कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एक शब्द है और उसके बारे में राहुल गांधी जी ने बात करी कि हाँ, इस देश में चुनाव हो रहा है और उस लोकतंत्र पे हमें कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत है कि किस तरह से लोकतंत्र आज इस देश में उसका दमन हो रहा है। आज इस देश में पत्रकारों को, स्टूडेंट्स को, एक्टिविस्ट को सरकार से सवाल पूछने के लिए, सरकार की निंदा करने के लिए जेल जाना पड़ता है, देशद्रोह के चार्ज लग जाते हैं। आज इस देश में जब विपक्ष का एक नेता खड़े होकर बोलता है तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है माइक वो ऑफ कर दिया जाता है। आज इस देश में जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़े होकर बोलता है कि हमें टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा, संसद टीवी पर, तो लोकसभा के स्पीकर पलट के पूछते हैं क्या आपका हंगामा दिखाएं हम? तो क्या 2014 से पहले हम हंगामा दिखाते थे जब विपक्ष को दिखाते थे, या एक सशक्त देश की बात करते थे? क्या चुनी हुई सरकारों को गिराना और खरीद फरोख्त करना लोकतंत्र है, जिसको अब एक नया शब्द चाणक्य नीति कहा जाता है? यह अनैतिक है, हर तरह से पाप है और गलत है, और तमाम सरकारें ऐसी हैं जो बीजेपी ने अपने फ्रंटर्स आईटी, सीबीआई, ईडी और पैसे के बल पर गिराई हैं। क्या गुप्तदान लेना और उस पूरी प्रक्रिया से पारदर्शिता हटा देना लोकतंत्र है? ये मैं सोचना चाहती हूं। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, क्या 112 दिन के बाद भी अपने किसानों को ठीक है आपने छोड़ देना मरने के लिए, 300 किसानों की मौत हो जाना और एक शब्द न बोलना, क्या ये लोकतंत्र है? ये मैं पूछना चाहती हूं। सुप्रिया जी, बिल्कुल आपके सवाल जो है उनका जवाब संबित पात्रा देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मैं आपको फिर 30 सेकंड देता हूं। गद्दाफी की बात करना, सद्दाम हुसैन की बात करना किस हद तक जायज है? क्या हमारा देश गद्दाफी की तरह लिबिया हो गया है? क्या हमारा देश इराक बन गया है? बताइए ना इस सवाल का जवाब। अगर बना नहीं है तो बनने की ओर अग्रसर है। क्या बात कर रही हैं आप? अगर बना नहीं है तो बनने की ओर अग्रसर है। क्यों रायबरेली में सोनिया जी को वोट पड़ा? जहां पर सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, क्या बात करते आप? सिर्फ राहुल जी तो कह रहे हैं कि उससे नीचे नाम चले जाए। नहीं करिएगा। आज सरकार बैठकर नीति बनाती है कि मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आती है और मीडिया में सुई पटक सन्नाटा रहता है। ये लोकतंत्र का हाल है आज हमारे देश में। जीवन की एक रिपोर्ट आई थी ना, जिसमें न्यूट्रलाइज मीडिया को पूछा गया था। ये लोकतंत्र है? मैडम आपको लगता है कि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का लोकतंत्र है? इसी मीडिया में बैठकर तो डेली आप अपनी बात रखती हैं, इसी मीडिया पर बैठकर अपनी बात रखती है। इस समय लाइव चल रही है आपकी बात। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद चैनल को खोल के देख लीजिए, ट्विटर पर लोग आपको बता देंगे। चलिए, आपकी अपनी बात है, लेकिन सुप्रिया जी, चरण वंदन के बीच में मैं किसी तरह से अपनी बात रख लेती हूं, लेकिन कितने लोग इस देश में अपनी बात रख पा रहे हैं? क्यों लोगों के ऊपर देशद्रोह के कानून लगते हैं? मुझे इस बात का बताया जाए। ठीक है, आपकी तकलीफ है कि देशद्रोह, आपकी तकलीफ है कि लोगों पे देशद्रोह के कानून क्यों लगते हैं? बताइए। नहीं तो उसके आपको लगता है ये लोकतंत्र है? आपको लगता है इलेक्टेड सरकारें? मुझे लगता है देश में लोग, मुझे लगता है इस देश के अंदर लोकतंत्र है। मेरा इस देश के संविधान और लोकतंत्र में बड़ा बिलीव है। एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है इस मुल्क के अंदर लोकतंत्र है। अगर आप मुझसे ये सवाल पूछिए तो इसका जवाब यही है कि हाँ, इस देश में लोकतंत्र है। संबित को मैं लेके आता हूँ। संबित देखिए, सुप्रिया जी कह रही है कि यहाँ पर आजादी नहीं है। आपने मेरे लोकतंत्र का हनन किया, मैं बोल रही थी अभी, लेकिन आप बीच में ले लीजिए, मेरे पे मत आरोप लगाइए। मैं तो पूरी करने दीजिए। मैं तो एक पत्रकार हूँ, आप अपनी बात को रखिए। मैडम, आप तो बड़ी नेता है, बड़ी प्रवक्ता है, अपनी बात को रखिए। 30 सेकंड लीजिए। मैं किसी के लोकतंत्र का हनन नहीं कर रहा, अपनी बात को रखिए। बोलने दिया, मुझे भी बोलने दीजिए। मैडम, आपने 2.5 मिनट बोला, संबित पात्रा ने 2.25 मिनट बोला। हमारे यहाँ टाइमर चल रहा है, उसके बाद भी आपने 40 सेकंड बोला, उसके बाद भी फिर आपने 30 सेकंड बोला। आप और 25 सेकंड ले लीजिए। 1 मिनट के अंदर कुछ कोई ट्रेन नहीं निकल जाएगी किसी की। बोलिए आप अपनी। बोल लो तो मैं फिर मैं बोलूंगी। बोलिए मैडम, बोल लीजिए। अगर आपको लगता है कि चुनी हुई सरकार के, पहले आप बोलिए, खत्म करिए, फिर मैं बोलना शुरू करूं। अगर आपको लगता है कि चुनी हुई सरकार के 9 मंत्री बैठकर ये साजिश करते हैं कि किस तरह से मीडिया को न्यूट्रलाइज किया जाए, उनके ऊपर सर्वेलेंस, और ये पूरी रिपोर्ट में है जिसका अभी तक सरकार ने खंडन नहीं किया है, किस तरह से उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए कैलिब्रेटेड वे में, ये लोकतंत्र अगर आपको लगता है तो ऐसा लोकतंत्र मुझे लगता है सिर्फ आप ही को समझ में आ रहा है, मुझे तो नहीं समझ में। ठीक है संबित पात्रा, गद्दाफी के मुल्क से भी, यानी लिबिया से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं, इराक से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं, उससे भी हम नीचे जा रहे हैं और ना जाने क्या क्या। बताइए। अब ये इतने हार के बाद इनके दिमाग की हालत ही खराब हो रही है। अब हम क्या करेंगे बताइए। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं। मैं आपको एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़े पत्रकार, देश के बहुत जाने माने पत्रकार है, उन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी का पत्रकार वार्ता लिया, उनका इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में उनसे पूछा,
मैडम, आप सुबह इडली खाती हैं कि डोसा खाती हैं या पास्ता खाती हैं? आप खुद बनाती हैं या घर में कोई और बनाता है? फिर मैडम ने पूरा रेसिपी बताया, मैं ऐसे ऐसे करके पास्ता बनाती हूँ, फिर मैं डोसा खाती हूँ। ये बताइए कितना डेमोक्रेटिक इंटरव्यू था? मोदी जी तो बताते भी नहीं है वो क्या खाते हैं सुबह नाश्ते में, बताइए। और तो डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो जाएगा ना देश में। दूसरी बात है, 2012 में कुदम में, आप जरा निकालिए, अभी आप अपने आर्काइव को कहिए, आप अपने पीसीआर को कहिए, जरा रिसर्च निकालेंगे। एक दिन में कुदम के अंदर मनमोहन जी की सरकार ने 50,000 लोगों के ऊपर एफआईआर किया, 23,000 लोगों को गिरफ्तार किया, 9,000 लोगों को सिडिशन, देशद्रोह के चार्ज में गिरफ्तार किया एक दिन में। ये विश्व का एक रिकॉर्ड कायम किया। और गद्दाफी हम हैं, हिटलर हम हैं, मुसोलिनी हम हैं। कमाल की बात है। तीसरी बात है, यहां पर कहा गया कि हम सरकार गिरा देते हैं। अब बताइए, जहां भी सरकार गिरी है, जहां भी सरकार बदला हुआ है, आप तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विषय की सुनवाई की। 86 बार आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया था अपने समय में। मैं उन आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। आज भी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सुनवाई करता है और अपनी जजमेंट देता है। आप सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाती हैं तो आप वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्पीच करना चाहते हैं। आप इलेक्शन में हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लंदन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो आप इंडिया के आर्मी को सड़क का गुंडा कहते हैं। अरे आप अपने लीडर को बचाने के आप इंडिया की, मतलब आप एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में इंडिया की सारी इंस्टीट्यूशंस को अपमानित करेंगे, इंडिया को इराक और लीबिया बता देंगे। और तो और आरएसएस को जाके लंदन में आपने आईएसआईएस के साथ कंपेयर कर दिया था। मैं सवाल पूछता हूं, ये हम जो आरएसएस है वो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ समान है। 2013 में एक लास्ट सवाल पूछ के खत्म कर रहा हूं। 2013 में सोनिया गांधी जी के मौजूदगी में सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा था बीजेपी जो है और आरएसएस जो है वो टेरर कैंप चलाती है, टेररिस्ट लोगों को ट्रेनिंग देती है। पूछिए जरा, हमारे देश में हम लोग टेरर कैंप चलाते हैं? हम लीबिया और इराक हैं? ये क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने? जवाब सुप्रिया जी, अब आपका टाइम है, बोलिए। और मैं होप करती हूं कि आप मेरे बीच में नहीं बोलेगा जैसे उनके बीच में नहीं बोले थे और लोकतंत्र बहाल रहेगा एटलीस्ट इस डिबेट में। मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप जैसे दिमाग खराब हो जाने जैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बोलिएगा तो मैं आपको 4 खरी खोटी सुनाऊंगी और आपसे बदतर भाषा में सुना सकती हूं। तो इस भाषा का प्रयोग मत करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके नेताओं के लिए। खैर, मुझे नहीं पता आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, कौन से लोकतंत्र का वर्णन था। मुझे नहीं पता कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं आप, कौन से लोकतंत्र की वार्ता प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, पता नहीं। मतलब ये सब तो इलेक्शन के दौरान दिए हुए इंटरव्यू से मैं कोट कर रही हूं कि भाई आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, टॉनिक पीते हैं, दुखती नहीं होते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बात बताइए कि ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम मैगजीन, फॉर्च्यून, ये वॉशिंगटन पोस्ट, WSJ जब 2014 से पहले यूपीएससी की सरकार के खिलाफ लिखता था तो इन्हीं के मंत्री, और मेरे पास तमामों सबूत हैं, जो उसको कोट कर करके फेसबुक और ट्विटर पे करते थे, उसको कोट करते थे पार्लियामेंट में। तब सब कुछ ठीक था, तब सब चंगा सी। जब आपके ऊपर ये सारी संस्थाएं सवाल उठाती हैं या डेमोक्रेट सवाल उठाते हैं या यूके पार्लियामेंट पे आप पे सवाल उठता है तो आपको बड़ी चिंता हो जाती है। तो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो बच्चों की तरह एक स्टेटमेंट इशू करने लगती है, आप लोगों को देशद्रोह का चार्ज लगाने लगते हैं, आप कहने लगते हैं आपके खिलाफ एक साजिश और एक षड्यंत्र चल रहा है। ये कहां तक है? ये दोहरा मापदंड, ये पाखंड कैसे चलेगा? जब आपके जमाने में नहीं होता था तो सब मीठा मीठा गप था, अब कड़वा कड़वा थूक है। मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं, आरएसएस को बैन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो क्या उनका नाम बदलकर अपना नाम रख लेना इसी का बदला लेने जैसी बात थी? ये मैं आपसे जरूर पूछना चाहती हूं। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूं इनको वापस फ्लोर देने से पहले, कि जो मीडिया की बात अभी हो रही थी, मैंने एक सवाल उठाया और ये बहुत जरूरी सवाल है कि 9 मंत्री बैठकर एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बेसिस पर इस देश के आईटी लॉज चेंज हो जाते हैं, कानून बन जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कानून सदन बनाएगा या जीएमसी रिपोर्ट जो कि मीडिया का नैरेटिव न्यूट्रलाइज करने के लिए होगी? संबित जवाब, इसका आंसर मुझे चाहिए। संबित पात्रा इसका जवाब, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपना सवाल जोड़ रहा हूं। संबित पात्रा, आप सुप्रिया जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे एक सवाल का भी जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जब बोल रहे हैं कि देश लीबिया के हालात से भी नीचे, इराक के भी हालात से नीचे चला जाएगा, तो निश्चित तौर पर उनके मन में कोई वेदना होगी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके ऊपर सवाल आप लेना ही नहीं चाहते?
देखिए अमीश भाई, मैं आपकी इजाज़त हो तो 30 सेकंड में बिल्कुल अपने दिल की बात खोल के रखना चाहता हूँ। और क्यों इस प्रकार से कुछ वीडम संस्था हो, चाहे फ्रीडम हाउस हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये लोग क्यों इंडिया पे अटैक कर रहे हैं? देखिए 70 वर्षों तक इंडिया में एक स्टेटस क्वो वाली परिस्थिति थी। आर्टिकल 370 हट नहीं सकता था। मंदिर का निर्माण होगा उस पर केवल हम बातें करते थे, मंदिर बन नहीं सकता था, रिफॉर्म हो नहीं रहे थे। एनजीओ आती थी इंडिया में, कन्वर्शन इत्यादि करती थी, मजे से इनका काम चल रहा था और बाकी हमारे पॉलिटिशियन कमीशन खाते रहते थे। मोदी जी ने जिस प्रकार के निर्णय लिए, आर्टिकल 370 हटेगा, ये इतने वर्षों से हमने कहा था, हटा के दिखा दिया। ये वीडम हो चाहे ये फ्रीडम हाउस हो, आप इनके वेबसाइट में जाके देखिए, इनके नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में भारत से जम्मू कश्मीर गायब है। उन्होंने ट्वीट भी किया, बिल्कुल गायब है उसमें से, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। पाकिस्तान और चाइना भी बौखलाए हुए हैं, आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। मेरे सवाल का वीडम के जो एडवाइजर्स हैं और जो ऑथर हैं रिपोर्ट के, दे रहा हूं, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शक जानने चाहिए जी। वीडम के जो ऑथर्स हैं, जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान के बराबर के डेमोक्रेसी और बांग्लादेश से खराब हो गए हैं, उसके ऑथर पाकिस्तानी और चाइनीज हैं। आप बताइए, हम बैठ के ये पाकिस्तान और चाइनीज ऑथर को जवाब दे। नंबर एक, फ्रीडम हाउस कह रही है कि आप आर्टिकल 370 को बहाल करिए और जम्मू कश्मीर को आप लिबरेट करिए। हम उसको जब उनकी औकात है ये हमसे पूछेंगे और हम उनको जवाब देंगे, और ये कांग्रेस पार्टी उनके साथ हाथ से हाथ जोड़ के हमसे सवाल पूछेगी। आप आज कागज कलम निकालिए और लिख के रखिए, ये वीडम और ये फ्रीडम हाउस के साथ साथ ये कांग्रेस हाउस भी समाप्त हो जाएगी। भाई साहब, ये इंडिया की जनता है, ये इंडिया की जनता उन लोगों को दिल में स्थान नहीं देती है जो भारत के विरोध है, याद रखिए। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या मोदी जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए, मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मोदी जी वह व्यक्ति है, सबसे ज्यादा सवाल जी अरे मोदी जी और मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी, ये वो लोग हैं जिनसे सर्वाधिक सवाल पूछा गया। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंसले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुआ है, आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालना क्या होता है? आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है। मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है। उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है, याद रखिए इस बात को। ठीक है संबित, आपने अपनी बात को, सुप्रिया, सीधी सी बात है कि रायबरेली से मैडम गांधी जीती। मैंने ये बात पहले भी आपको बोली, राहुल गांधी वायनाड से जीत के आए तो यही लोकतंत्र में जीत के रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस की खींच है, क्योंकि हार पर हार हो रही है और पार्टी अपनी संभल नहीं रही, लोग छोड़ के जा रहे हैं। बंगाल के अंदर स्थिति ऐसी है कि आपके वहां पर लोकसभा सांसद शरद राव पवार साहब को और तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हम यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप हमारे गठबंधन के साथ हैं और आप समर्थन ममता बनर्जी का कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी में कंफ्यूजन की स्थिति है, उस वजह से हार रहे हैं? लेकिन ठीकरा देश पर, देश की जनता पर, यह देश की जनता का, वोटर का अपमान नहीं है जब आप कहते हैं कि यह मुल्क गद्दाफी के मुल्क के जैसा है, यह मुल्क सद्दाम हुसैन के मुल्क के जैसा है, जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव जिताया, जिन्होंने कांग्रेस के 52 सांसद दिए। ये जनता की कृपा तो थी तो 52 सांसद मिले, अगर बीजेपी को 303 मिले और आपको 52 मिले, कि एक भी सांसद, आप भी चुनाव लड़िए मैडम, आपको भी जो वोट मिले वो जनता की कृपा से ही मिले। अब आप बोल चुके हैं और मुझे सवाल, मेरा सवाल है, मैंने बोला नहीं है, मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। मर्यादा का मैं जवाब दूंगी, लेकिन आपके शो पर भाषा की मर्यादा भंग हुई और उस पर आपने कुछ नहीं बोला। इस पर आप, मैडम आपने बोला संबित पात्रा को कि आप दवाई लीजिए, आपका दिमाग कहां जा रहा है, तो मैंने तो उस पर भी कुछ नहीं बोला। उसके पहले वो क्या बोल रहे थे?
वो देश के मेन विपक्ष को कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े। ये कैसी बेहुदगी की बातें करते हैं ये लोग। दिमागी संतुलन इनका बदल चुका है। बेहुदगी की बात बिल्कुल सही बात है। जब ये देश बिल्कुल सही बात है। आप पाकिस्तान और चाइना के साथ ही खड़े हैं, जैसी बातें आप लोग करते हैं। मैं डिबेट नहीं करूंगी। अगर ये बोलेंगे तो क्या चुप रहिए, व्हाट इज दिस, चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं है डिबेट करने की। देखिए आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। ये क्या हेडमास्टर, नहीं ये हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ, ये किस प्रकार की बातें हैं? अच्छा ठीक है संबित, खिसियानी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूँ। संबित आप शांत रहिए। तुम बिल्ले हो, बिल्ली तो मैं आराम से बात कर रहा हूँ। बिल्ले हैं आप, खिसियानी बिल्ले। आप बिल्ली हैं, चलिए मैं बिल्ला, आप बिल्ली, चलिए बोलिए। अब बोलने दीजिए। मैं इतने तर्कहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूँ। पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं। अरे स्तरहीन होगा तुम्हारा राहुल गांधी, आपका राहुल गांधी स्तरहीन है और तर्कहीन है। वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है, याद रखिए। अच्छा, देश में गद्दाफी, देश में मुसोलिनी, हिटलर, संबित ये स्तर की बातें हैं। मोदी जी गद्दाफी है। मेरा निवेदन है संबित और सुप्रिया, नहीं, अमीश भाई हम लोगों ने बहुत सह लिया है। रोज इस देश को गाली पड़ती है, रोज इंटरनेशनल हेडलाइन चल रहा है पाकिस्तान में, मेरा निवेदन हम गद्दाफी से भी गए गुजरे हैं। और इस डिबेट में कहा जा रहा है कि हम इराक से भी खराब हैं। संबित आपने अपनी बात को रखा, मेरा निवेदन स्वीकार करें। सुप्रिया आप अपनी बात को रखिए। सुप्रिया योर टर्न, मेक योर पॉइंट। मैं सुप्रिया को दिखाइए। बातें ना सुनती हूं और यहां ना बैठ के इनका प्रवचन सुनूंगी, ना इनकी बेहुदगी सुनूंगी, ना इनकी तर्कहीन और स्तरहीन बातें सुनूंगी। मैं सवाल पूछना चाहती हूं, 300 किसान मर गए, क्यों नहीं एक शब्द निकला आज तक संबित पात्रा या इनके आका के मुंह से? सत्यपाल महाराज तो आपके मंत्री थे ना, गवर्नर है ना, क्या आके कहते हैं कि किसानों के साथ नाइंसाफी और ये किसान खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, मोदी सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। सत्यपाल मलिक, क्यों नहीं आप उनकी बात सुनते हैं? क्यों नहीं आप अपने नेताओं की बात सुनते हैं? क्यों 105 मंत्रियों ने, 105 विधायकों ने लिख कर दिया योगी के खिलाफ, क्यों नहीं उनकी बात सुनते हैं? आप इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात करिएगा, भ्रष्टाचार के चार्ज में आपके मुख्यमंत्री चले जाते हैं, आप हमें पाठ पढ़ाइएगा। आपके मुख्यमंत्री आकर यहां पर नारी विरोधी बातें करते हैं, कहते हैं रिप्ड जीन्स नहीं पहननी चाहिए लड़कों को, खट्टर कहते थे लड़कियों को जींस ही नहीं पहननी चाहिए। ऐसी कुंठित मानसिकता के लोग भरे पड़े, ये हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? 2 कौड़ी की इनकी औकात नहीं है लोकतंत्र पे बात करने की। आए लोकतंत्र पे बात करने इनकी। सुन लो 1947 में देश भाषा की मर्यादा तो उनकी आप नहीं रखवा पाए थे। मेरे में भाषा की मर्यादा लेने चले आते हैं। मैं सुनूंगी हमारी बकवास। ये विक्टोरिया है, दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। की औकात नहीं है मोदी जी की। 2 कौड़ी की औकात नहीं है बीजेपी की, इनकी औकात है, इनकी औकात है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है। नहीं अमीश भाई 2 कौड़ी की औकात मोदी जी नहीं है कहेंगे, मोदी जी की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। आपकी कितनी औकात है? आपकी कितनी औकात है? आपकी कितनी औकात है? तुम्हारी कितनी औकात है? तुम्हारी कितनी औकात है? मोदी जी की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। इतना बोलने की आप देख रहे हैं इनको, इसको गधे देख रही है। मैं महिला है, मैं इतना इनको कुछ बोल नहीं सकता। आप देख रहे हो गधा लंगूर ये क्या क्या भाषा का प्रयोग कर रही है। महिलाओं का देख रही है इसको, महिलाओं का सम्मान जो आपके लोग कर रहे हैं, आप सोचिए जरा, ये महिला सबसे बदतमीज, अनएजुकेटेड, इलिटरेट महिला है, ठीक राहुल गांधी की तरह। जब सबसे ज्यादा इलिटरेट महिला है, महिलाओं का सम्मान करेंगे। किस तरह की बातें करते हैं? जिस तरह की भाषा का दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहा है, मेरा निवेदन है कि सभ्य भाषा में इस बहस को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो इस बहस का कोई फायदा नहीं है। मेरे 2-3 सवाल हैं, उसका जवाब मुझे मिले तो अच्छा है, नहीं तो अगर एक करके आप दोनों बात करिए। मेरा बार बार निवेदन है कि भाषा को स्तरहीन ना करिए, उतने स्तर के नीचे ना लेके जाइए कि लोग अपने टेलीविजन चैनल बंद कर दे, लोग अपने टीवी का रिमोट को बटन को ऑन करें और बंद कर दे कि नहीं देखना। ये देखिए, इस देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट में से एक है। मेरा निवेदन है, मैं अब बढ़ता हूं आगे। और राहुल गांधी ने बोला कि मेरे समझ से ये बाहर है। सुप्रिया जी, मेरा सवाल ये आपसे है, संबित मैं आपके पास भी आऊंगा। सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे है। बात सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल आपसे, आप ही के पास आ रहा हूं, आप अपनी बात को रखिएगा। मैडम पहले सवाल सुन लीजिए। अब ये कोई बात नहीं होती। राहुल जी ने बोला कि मेरे समझ से बाहर है कि जहां पर हमें 2/3 बहुमत मिला, वहां हमारी 2 सीटें कैसे आ गई? छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर हम जीत कर आते हैं, हमारी 0 सीट कैसे आ जाती है? क्या आपको लगता नहीं है कि इस देश की पब्लिक समझदारी से वोट करती है? विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा चुनाव जो बोले थे तो ग्राउंड पर था, वहां नारा लगाया जा रहा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी को वहां अपार बहुमत मिला। लेकिन
विधानसभा चुनाव के अंदर अशोक गहलोत के नाम पर वोट पड़ा, यह बिल्कुल स्पष्ट था। दिल्ली के अंदर 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत कराते हैं, लेकिन जीत अरविंद केजरीवाल की होती है विधानसभा चुनावों के अंदर। तो ये तो लोकतंत्र ही है ना, उसी लोकतंत्र पे सवाल। वो कहते हैं मनी पावर थी इसलिए बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत गई। बताइए मैडम, आपको नहीं लगता मनी पावर है बीजेपी के पास? आपको नहीं लगता है कि 99% पॉलिटिकल डोनेशन सिर्फ एक पार्टी को जाती हैं और पारदर्शिता पूरी तरह से खत्म कर दी कि बॉन्ड किसके नाम जाते हैं ये सिर्फ चुनी हुई सरकार को पता चलेगा बैंक्स के माध्यम से? आपको नहीं लगता ये पारदर्शिता नहीं है? आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल डोनेशंस को सार्वजनिक करना चाहिए? मुझे नहीं पता आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो लगता है ऐसा होना चाहिए। और बार बार क्योंकि यहां पर 2-4 बातें मेरे धर्म को लेकर हुई है तो मैं उस पर जरा जवाब देना चाहती हूं। हिंदू धर्म क्या है? सर्वधर्म संभाव। लेकिन आज हमारे देश में अगर एक लड़का पानी पीने मंदिर की ओर चला जाता है क्योंकि वो दूसरे धर्म का है, उसको पीटा जाता है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वहां के लोग अपने मुंह में दही जमा कर रखते हैं। जब लड़कियों के खिलाफ रेप होता है और उनका चरित्र हनन होता है तो भाजपा के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बाल विकास की मंत्री अपने मुंह में दही जमा कर रखती हैं, आंखों पे पट्टी बांध लेती हैं। ये कौन सा देश आप बना रहे हैं? मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। दिल्ली का चुनाव होता है, अरविंद केजरीवाल जीतते हैं, में क्यों आ जाते हैं? मैं सवाल अपना पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप और लीजिए 40 सेकंड। मैं जवाब दूंगी जी। मैं और भी कुछ बोलना चाहती हूं। हमारे धर्म में कोई भी हवन, कोई भी पूजा जब तक शांति पाठ नहीं हो जाता खत्म नहीं होती है। क्या बोला जाता है? वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, ग्रह शांति की बिना खत्म नहीं होती। ये हर जगह वैमनस्य फैलाते हैं जाकर। क्या जवाब है आज इस देश का? मुझे बताइए। एक छोटे से बच्चे को पीटना ये हमारा धर्म? लेकिन आप जब उस छोटे बच्चे की बात करिए तो उस पुजारी की भी बात सुन लीजिए। जो पुजारी, जिस पुजारी ने इंटरव्यू दिया उस पुजारी ने भी बहुत कुछ कहा है। वहां पर भी बहुत कुछ कहा गया है। इसलिए ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आपको लगता है सुप्रिया जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लोकतंत्र क्या दिल्ली में लोकतंत्र नहीं है? जहां अरविंद केजरीवाल 60 की 60 सीटें जीतते हैं और नरेंद्र मोदी 7 लोकसभा सीटें यहां पर जीतते हैं, तो क्या दिल्ली में लोकतंत्र नहीं है? इस सवाल का जवाब दीजिए ना। 15 सेकंड और लीजिए। अरविंद केजरीवाल जो बड़ी चाटुकारिता करते फिर रहे थे, जाकर देख रहे नया लॉ क्या है, किस तरह से अनइलेक्टेड एलजी को पावर दिया जा रहा है, ठीक है, काटे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी चाटुकारिता कर रहे हैं। और अगर एक पत्रकार होने के नाते, आप पत्रकार होने के नाते अगर ये कहते हैं कि एक लड़के को कैमरे में पीटना सही था, कोई सही नहीं था ना, किसी ने उसको जस्टिफाई करा है। मेरा साफ कहना है कि इसमें 2 वर्जन है, दोनों वर्जन को सामने रखना चाहिए। एज ए रिपोर्टर मेरा काम ये है, मैं एक आंख बंद और दूसरी खुली नहीं रख सकता। बिल्कुल बच्चे को पीटना नफरत, बिल्कुल गलत है। कोई किसी को पीटे वो गलत है। संबित पात्रा जवाब दीजिए। बिल्कुल रिंकू शर्मा को भी पीटना गलत था, उसको जान से मारना भी गलत था। जवाब संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। संबित जी, अब मैडम आपने अपनी बात को रखा, संबित आपकी टर्न है। जो राहुल गांधी ने बोला कि हमको छत्तीसगढ़ में 2/3 बहुमत मिलता है, लेकिन 2 सीटें कैसे मिलती है? राजस्थान में मेजॉरिटी मिलती है लेकिन 0 सीट कैसे मिलती है? ये मेरी समझ से बाहर है। चलिए मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के मुंह में क्या दही जम गया है, बाकी लोगों के मुंह में क्या दही जम गया है? जब ये रिंकू शर्मा मारा जाता है, अंकित शर्मा मारा जाता है, तो राहुल गांधी के मुंह में क्या जम जाता है? और जब कोई हिंदू मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको गला काटा जाता है, कमलेश तिवारी का गला काटा गया, तो राहुल गांधी के मुंह में क्या था? क्या जमा हुआ था राहुल गांधी के मुंह में? हम सब जानते हैं राहुल गांधी के मुंह में तुष्टीकरण जमा हुआ। ये बीच में इसको बोलिए, बीच में नहीं चिल्लाएगी। मैं बीच में नहीं चिल्लाया था। आपने मुझे ऑफ कैमरा रखा था जब ये बोल रही थी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको ऑफ कैमरा रखा जाए। तुम चुप रहो, बिल्कुल इसको साइड करो, इसको साइड करो। पहले बदतमीज महिला से मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूं। बिल्कुल देखिए, नंबर 1, ये बार बार कहती है कि मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ था। मैं पूछता हूं राहुल गांधी के मुंह में क्या जमा हुआ था? जनता इसका जवाब दे। राहुल गांधी के मुंह में क्या जमा होता है जब हिंदू मारा जाता है? नंबर 1। नंबर 2, देखिए किसी को भी मारना पीटना अच्छी बात नहीं है, मगर यह कहना कि देश में लोकतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथ और चाइना के हाथ में जो MOU साइन किया था उसके लिए ये बिके हुए लोग हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसा कहते हैं। माँ बेटे ने पैसा लिया है ये सब कहने के लिए। तीसरी बात मैं बता दूं, यहां पर कहा गया कि मोदी जी की 2 कौड़ी की औकात। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। यहां पर कहा गया कि मोदी जी की 2 कौड़ी की औकात है। मैं पूछता हूं मोदी जी की कितनी औकात है? ये हिंदुस्तान ने दिखाया है। मोदी जी प्रधान सेवक हैं, वो अपने देखिए अमीश भाई, ये किस प्रकार की बात है? अमीश भाई, मैं तो पूरा शांति से,
जब अमीश आप भाई, माँ बेटे मैंने कहते हो तो मैं भी अमीश भाई कहूंगी जब मैं फेंकू ये और बोल रही थी झांसाराम मैं के ऑफ आदमी, कैमरा था। बोलो फेंकू और झांसाराम के आदमी, अमीश भाई, फेंकू और ये झांसाराम आपसे के कंट्रोल आदमी, हो रहा है फेंकू डिबेट और या नहीं हो झांसाराम रहा के भाग। है? कैसे अमीश तुमने भाई बोला? जब ये बोल रहे आपने थे क्यों तो तमीज से मैं बोला? उस आपने क्यों समय बोला राहुल और सोनिया गांधी ऑफ जी के कैमरा लिए? रखा मैं गया था बोलूंगी। मुझे। कैसे जब आपकी ये हिम्मत हुई जब हमारे- ये बोल रही थी कैसे हिम्मत तो मैं हुई ऑफ आपकी कैमरा बोलने रखा की? गया था न्यूज़ 18 कैसे द्वारा। हिम्मत हुई और आपकी जब बोलने मैं की? बोल रहा हूं तब ये फेंकू और चिल्लाते रहेंगे, ऐसे झांसाराम कैसे हो के सकता है? सुप्रिया मेरा निवेदन स्वीकार करें। संबित पात्रा अपनी बात रख ले 35 सेकंड के बाद, 35-40 सेकंड फिर आप बोल लीजिएगा। इन्होंने मेरे लीडर्स के खिलाफ क्या ठीक है, आपने भी इनके नेता के खिलाफ बोला। देखिए, एक दूसरे पर आप अपनी बात रखिए, लेकिन एक दूसरे को बोलने तो दीजिए। बोलिए संबित, आपके 40 सेकंड है, फिर सुप्रिया आपका वक्त है। बोलिए संबित, क्विकली। देखिए, इन्होंने कहा मोदी जी की 2 कौड़ी की औकात है। नहीं, क्विकली काहे को? क्विकली काहे को? देश को यहां अपमानित किया जाएगा और मैं क्विकली बोल के चला जाऊं और ये गाली देते रहे देश को? 2 कौड़ी की औकात है मोदी जी की। मोदी जी देश के प्रधान सेवक हैं, देश की सेवा करते हैं वो। आपको क्या लगता है ये विक्टोरिया रानी और उनका जो क्लाउन प्रिंस है, इन्हीं की औकात है? इस देश में किसी गरीब की और किसी की इज्जत नहीं है, किसी की औकात नहीं है। इन्होंने मुझे गधा तक बुला दिया, मुझे बिल्ला। मैंने कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे एक मुहावरा होता है। गधा, बिल्ला, सब कुछ पुकारते हैं ये लोग और फिर कहते हैं कि इलेक्शन जीतना है। कैसे जीतेंगे? अभी राहुल गांधी बंगाल में एक दिन भी नहीं आए हैं। मोदी जी यहां आके 20 रैली करेंगे, 50-50 रैली आके हमारे नेता करेंगे और जीतेंगे कैसे ये? अरे आप जितना गाली दे सकती है पूरे विश्व में कोई गाली नहीं दे सकता है, मैं मानता हूं। हाँ बिल्कुल, मान जाओ, तमीज से बात करो। फिर इसीलिए यही सीट में कन्वर्ट होगा बीजेपी की। कोई बात नहीं, यही सीट में कन्वर्ट होगा। अमीश भाई, आप मोदी जी को रंगा बिरला बोलेंगे। मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं, सुप्रिया देखिए, अभी आपने एक शब्द बोला रंगा बिल्ला। आपको पता है रंगा बिल्ला के ऊपर क्या केस चल रहा था? आप रंगा बिल्ला किसको कह रही हैं? वो रेप के अक्यूज थे रंगा बिल्ला। मतलब उन्होंने बहुत ही निर्मम काम किया था। रंगा बिल्ला बुलाना किसी को, क्या आपको लगता है ये जायज है? क्या कहा, वो आपको वो गलत है, लेकिन इस तरह मैंने उनको भी बोला भाषा की मर्यादा रखिए, उनको भी मैंने बोला, लेकिन रंगा बिल्ला ना, बिल्कुल नहीं, आपने नहीं बोला। नो, आई एम सॉरी, आपने एक बार भी उनको चेक नहीं किया, वो निर्वरत बोलते गए। ये गलत है जो इंडियन मीडिया ने करने दिया है भाजपा को, नेशनल टीवी पर आकर विपक्ष को गाली देना निर्विरोध। मैं अब ये नहीं सहूंगी। ये एक गाली देंगे, मैं इनको 4 गाली दूंगी, क्योंकि दीजिए गाली। ये हमारी शालीनता, आपकी गाली भी लाइव जा रही है, कमजोरी समझ रहे हैं ये हमारी जाए। मेरे नेता को गाली देंगे, मैं चुपचाप बैठकर सुनूंगी, गए वो वक्त। नेता को गाली दीजिएगा, 4 गाली सुनिएगा। अगर अपने नेता की शालीनता चाहते हैं तो मेरे नेता के लिए शालीनता से बोलिए, उतनी इज्जत मैं दूंगी। जितनी इज्जत आप मुझे देंगे उससे डबल इज्जत आपके नेता को दूंगी। लेकिन अगर मेरे नेता को गाली देंगे तो मैं यहां पर मुंह पर पट्टी बांध के नहीं बैठ जाऊंगी, 4 गालियां देकर जाऊंगी। ये मैं बोल रही हूं और एक औरत होने के नाते बोल रही हूं। मैं यहां बदतमीजी सुनने, अपशब्द सुनने, अपने नेताओं को गाली देने के लिए नहीं आती हूं, ना दूसरे के नेताओं की मैं मर्यादा भंग करना चाहती हूं। अगर आप मेरे नेताओं के साथ मर्यादा भंग करिएगा तो मैं आपकी मर्यादा रहने नहीं दूंगी। मैंने पूरा सुना। अब मैं आप इनको ऑफ कैमरा रख के मुझे बोलने दीजिए। अब उतने समय मैं बोलता हूं। 20 सेकंड संबित, 20 सेकंड। ऑफ कैमरा क्या होता है भाई? ये डायरेक्ट कर रहे हैं क्या? ये शो ये डायरेक्ट कर रहे हैं क्या? शो इज ही द डायरेक्टर ऑफ योर शो? अमीश जी, मुझे आप अपने ऑफ कैमरा रखा था। मैं अमीश देवगन जी के शो में आया हूं। अभी आपने ऑफ कैमरा रखा था हमें। जी के शो में आया हूं। मैं संबित पात्रा डायरेक्टर शो में आई हूं। मैं जानना चाहती हूं ये संबित, आप अपनी बात को रखिए। सुप्रिया अपनी बात को रखिए। बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता। किस तरह की बात हो रही है? क्या बात कर रहे हैं? ये डायरेक्ट करेंगे शो को। मैं क्या कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा सुप्रिया। अगर आप देखेंगे समय तो आपकी टाइम में ज्यादा मिला है। कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा शो को डायरेक्ट मैं भी नहीं कर रहा। शो को आप तो खुद एंकर रह चुकी है। शो को डायरेक्ट तो पीसीआर करता है। नहीं बोल सकते अमीश जी, आप ये क्यों नहीं? एक सेकंड, मेरा निवेदन है, मेरा आप दोनों से निवेदन है। एक सेकंड सुप्रिया, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा, आपने पूरा ज्ञान दिया, आपने सब कुछ बोला कि मेरे नेता को 2 गाली देंगे, मैं 4 दूंगी और अब हम ये नहीं सहेंगे, हम गाली देंगे और चाहे कुछ भी हो जाए। आपने सब कुछ बोला, सब कुछ लाइव गया। अब संबित पात्रा आपका वक्त है, 30 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए। मुझे ये लग रहा है कि मेरी तो आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग दोनों खुद ही पूरा शो निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों सवालों का जवाब तो दीजिए मेरे। संबित बोलिए अब आप। देखिए अमीश भाई, यहां प्रधानमंत्री को रंगा बिड़ला और रेपिस्ट कहा गया। देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहना चाहता हूं सुकन्या रेप केस किसके ऊपर चला था और सुप्रीम कोर्ट में चला था। सुकन्या कौन है, सुकन्या की हत्या कैसे हुई, ये सब विषय में जनता जनार्दन पढ़े जरा। और किस लीडर के ऊपर सुकन्या रेप केस हुआ था, हु इज सुकन्याज रेपिस्ट, इस विषय में सभी लोग ट्वीट करे,
क्योंकि प्रधानमंत्री को रंगा बिरला कहना, तो मैं भी सुकन्या जो हकीकत है मैं बयां कर रहा हूं। सुकन्या कौन थी, सुकन्या की हत्या किसने की, किसने रेप किया सुकन्या का, ये पूरी दुनिया जानती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पर कहा गया कि मैं 4 गाली दूंगी प्रधानमंत्री को, मैं 4 गाली दूंगी इस देश को अगर आप लोग हमारे नेता के बारे में कहो। हमने कभी गाली नहीं दी। राहुल गांधी को यह कहना कि राहुल गांधी परिपक्व नहीं है, राहुल गांधी देश को गाली देते हैं। राहुल गांधी ने एमओयू साइन किया अपनी मां के साथ मिलकर 2008 में चाइना के साथ, ये गाली नहीं है, ये हकीकत है। डोकलाम का, 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। डोकलाम जब हुआ तो चाइना के टेंट के नीचे पाए गए ये लोग। क्यों पाए गए चाइना के टेंट के नीचे? क्यों पाए गए ये चाइना के टेंट के नीचे? पैसा नहीं लिया था चाइना से, ये मां बेटे जवाब दे। अब सुप्रिया की बारी, अब सुप्रिया की बारी है। 40 सेकंड सुप्रिया के, बोलिए। चीन अभी तक घर में क्यों है? बोलिए सुप्रिया। अमीश जी, मैं पूछना चाहती हूँ, चीन आज भी हमारे घर में क्यों बैठा हुआ है? ये इमेजरी कहती है, ये पीएलए के घुसे हुए लोग हैं, ये यूएस की रिपोर्ट कहती है। भारतीय सरकारों के नाम पर मुंह पे दही जम जाता है। क्यों नहीं बताते हैं मोदी जी कि आज भी डेप्सांग खाली क्यों नहीं हुआ है, हॉट स्प्रिंग्स खाली क्यों नहीं हुआ है, गलवान वैली खाली क्यों नहीं हुई है? इस बारे में वो क्यों नहीं बोलते? वो चीन का नाम लेने से क्यों कतराते हैं? हमें राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट यहां मत बांटिएगा। या तो खंडन करिए उन रिपोर्ट्स का जो कहती है कि चीन अभी भी अंदर है, या स्पष्टीकरण दीजिए कि कब चीन वापस और बाहर जाएगा। ठीक है, संबित का वक्त है। संबित, कोई घुसा हुआ नहीं था, चीन उसी स्टेटमेंट। ठीक है, आपने पूछा डेप्सांग से क्यों नहीं खाली, संबित उसका जवाब देंगे। संबित देखिए, किस समय चीन हिंदुस्तान में घुसा और एक इतना बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का कब गया, ये हिंदुस्तान का बच्चा जानता है। तभी भी हिंदुस्तान के नेताओं ने नहीं कहा, जब पीओके हमसे चला गया तब भी हमने नहीं कहा कि इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। मगर आज ये लोग, जब इंडिया कमजोर नहीं सशक्त होकर खड़ा है, चीन को जवाब दे रहा है, पाकिस्तान को जवाब दे पा रहा है, तब भी इनकी हिम्मत इतनी है, ये कह रहे हैं कि आज हम सद्दाम हुसैन और गद्दाफी हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका काम था घुटने टेकना। ये सौदा करते थे पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ और उनको जमीन देते थे। सुप्रिया आज हम जवाब दे रहे हैं, तो इनको लगता है हम गद्दाफी और सद्दाम हुसैन बने हुए। सुप्रिया की बात है। एक बात बता दीजिए अमीश जी, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, चीन हमारे देश में है या नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था नहीं है, और चीन ने उसी को यूज करके सारे विश्व में स्टेटमेंट रिलीज किया। आज अमेरिका कहता है कि चीन हमारे घर में है, जिस हिस्से को नेहरू, इंदिरा गांधी ने और मनमोहन सिंह ने चाइना को और पाकिस्तान को दिया था। याद करिए, ये कायर आ गए। क्या झूठ मत बोलो। आप बताइए, इनको ये पता भी नहीं है कि नेहरू ने चीन को, अक्षय चीन क्या है इनको पता? क्या कायर तुम्हारे लीडर है, डरपोक तुम्हारे लीडर है, तुम्हारा लीडर डोकलाम के टेंट के नीचे पैसा लेके पाया गया था। पूरा गांधी परिवार बिका हुआ है चीन के साथ। अरे तुम बिकी हुई हो चीन के साथ, तुम्हारे लीडर बिके हुए हैं चीन के साथ। पैसा लेके तुम लोग सौदा करते हो चीन का, तुम लोग स्पोक्स पर्सन हो चीन की, तुम लोग पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन हो, पैसे लेते हो पाकिस्तान और चीन से। चीन का नाम नहीं ले पाते, लाल आंख दिखाने की बात करते थे। देखिए अमीश भाई, देश को प्रधानमंत्री को किस प्रकार से क्या क्या कहा जा रहा है, आप सोचिए जरा। चीन का नाम नहीं ले पाते। ये डोकलाम के टेंट के नीचे पाए गए थे। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने एक और अहम बात बोली है। पिछले 30 साल से मेरे परिवार का कोई प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन ये लोग आडंबर करते हैं। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, क्योंकि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक किताब छपी थी जिसमें कहा गया था कि रिमोट कंट्रोल से मनमोहन सिंह चलते थे। वो उन्हीं के एडवाइजर ने किताब लिखी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के एडवाइजर थे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। इस समय मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एक बार फिर इन दोनों का अभिनंदन है। सुप्रिया श्रीनेत, इस पूरे यूनिवर्सिटी में जो राहुल गांधी ने बोला, उसकी एक और क्लिप है। उन्होंने, राहुल गांधी ने बोला कि मैं विदेश की यूनिवर्सिटी में तो बात कर रहा हूं, लेकिन भारत की यूनिवर्सिटी में मुझे बोलने नहीं दिया जाता। क्या लगता नहीं है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने मन में ये ज्यूम कर रहे हैं कि उनको बोलने से रोका जा रहा है? क्योंकि वो बोल रहे हैं, वो रैलियों में बोलते हैं, वो सदन में बोलते हैं, वो बाहर बोलते हैं, वो अपने कार्यक्रम करते हैं। किसने रोका है उनको? अभी भी ये बात बोल रहे हैं तो हम बहस कर रहे हैं, ये बात भी दिखाई रहे हैं। सुप्रिया जी। अमीश जी, आप तो ऐसी गजब बात बोल रहे हैं जैसे कि आपको पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा है।
साइंस सेमिनार्स करने सकते थे, तो इस देश ने इस सरकार ने मना कर दिया था, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। आपको लगता है कि कोई वीसी राहुल जी को बुलवा सकता है और उसकी नौकरी बची रहेगी? मैं 2-3 बातें लेकिन बस 20 सेकंड में कह देना चाहती हूं। ध्रुव सक्सेना आईटी सेल में भाजपा की काम करता था, पाकिस्तान के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा गया था। मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन किसने कराया था खत्म? भाजपा की सरकार ने, चुनाव से जस्ट पहले। फैजुल्लाह खूंखार आतंकवादी था, किसने उसको टिकट दिया था? भाजपा ने टिकट दिया था। अजहर मसूद को किसने रिलीज किया था? भाजपा ने रिलीज किया था। और आप कह रही है कि आप इस बात की वकालत करिए कि राहुल गांधी नहीं बोल पा रहे। भाजपा ने किया था। आप इस बात की वकालत करिए कि राहुल गांधी नहीं बोल पा रहे। बिल्कुल नहीं बोल पा रहे। कौन सा ऐसा वीसी है? मैं आपके चैनल से चैलेंज करके बोलती हूँ। एक वाइस चांसलर डेली दिखाते मैडम, लोगों को राहुल गांधी के बोलने पर ही बहस हो रही है। आप कितनी देर राहुल गांधी को अपने चैनल पर दिखाते हैं? आप राहुल गांधी को कितनी देर अपनी चैनल पर दिखाते हैं? अभी तो 1 घंटा राहुल गांधी चले हैं। दिखाते हैं कितनी देर आप राहुल गांधी को दिखाया है? राहुल गांधी अभी तो 1 घंटा राहुल जी चले करने के लिए आपने शो कराया है। आपके बैशअप करने का शो था अमीश जी। अच्छा, अपने शो का शीर्षक तो देख लीजिए। ठीक है, आपको लगता है ये राहुल गांधी चल रहे हैं? संबित बात है, राहुल गांधी बोल भी नहीं पा रहे। राहुल गांधी बाहर विदेश की यूनिवर्सिटी में तो बोल सकते हैं, लेकिन भारत की यूनिवर्सिटी में वो नहीं बोल सकते। ये खुद स्वतः राहुल जी बोल रहे हैं। और राहुल गांधी ने ये भी बोला कि मेरा परिवार तो 30 साल से सत्ता से भी। सुप्रिया जी, अब मैं संबित से सवाल पूछ लूं, मेरा निवेदन है। बोला चाहे पिछले 30 साल से मेरा परिवार ही सत्ता से बाहर है, लेकिन कुछ लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। जवाब संबित। देखिए, अभी जो कहा गया कि राहुल गांधी को अलाउ नहीं कर रहे हैं बोलने के लिए हिंदुस्तान में, मैं पूछ रहा हूं, सपोज करिए आप एक वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, या आप स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, आप बुलाएंगे क्या राहुल जी को? आप सुनना चाहेंगे क्या राहुल जी को? अरे भाई, हम सुनना ही नहीं चाहते हैं तो क्या बुला क्या क्या सुनेंगे क्या? दिस नाइट आई गॉट अप इन मॉर्निंग, पॉलिटिक्स इज इन शर्ट पैंट, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये सब सुन के होगा क्या? आप बताइए, कौन बुलाएगा सुनने के लिए राहुल गांधी जी को? और क्यों बुलाएगा? वो बेचारे कुछ फॉरेन में पड़े हुए हैं कांग्रेसी, वो इनको बीच बीच में वीसी कराते रहते हैं और बोलते चुनाव हार गए। अरे भाई, किसने रोका है? मैं तो बोल रहा हूं, बंगाल में कल आइए, बहुत बड़ी रैली में लोग नहीं होंगे, हम भेज देंगे लोग। चलिए, हम लोग भेज देंगे, हम गारंटी लेते हैं, हम लोग भेजेंगे। आप राहुल गांधी को भेजिए तो सही। कल बंगाल एक बड़ी रैली को यहाँ नंदीग्राम में एड्रेस तो करवाइए। सवाल का संबित जवाब किसने रोका हुआ? मेरा परिवार 30 साल से बाहर है। मेरा परिवार 30 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, लेकिन भ्रम फैला जा रहा है। इसका जवाब संबित। प्रधानमंत्री की कुर्सियां तो भर नहीं पाए। नहीं, इनका नहीं, अब ये शांत हो जाए, शांत हो जाए, जरा शांत हो जाए। कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। ये जवाब 10 सेकंड संबित। जवाब अमीश भाई, सुप्रिया महत्वपूर्ण सवाल है, राहुल जी वाला सवाल ही उठाया है। सुप्रिया संबित जवाब 10 सेकंड। अमीश जी, राहुल गांधी ने कहा 30 साल से हमारे परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं है। आने वाले 130 साल में भी अगर ऐसा ही हाल रहा तो इनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। आपको क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री ऐसे आके टीवी में गाली देने से, चिल्लाने से, कोई एक वर्चुअल मीट फॉरेन में करने से प्रधानमंत्री बन जाएगा आदमी? पहले अमेठी में क्या हुआ, स्मृति ईरानी जी ने क्या किया, वो तो आपने देखा ही है। सुप्रिया 10 सेकंड। हाँ, बोलिए अमीश जी। सुप्रिया, राहुल गांधी ने कहा कि पैंट शर्ट में पहनने वाला आदमी, हाँ बोलिए सुप्रिया, बोलिए। पैंट शर्ट वाला आदमी राजनीति नहीं कर सकता, लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती। ये किस कुंठित मानसिकता से ग्रसित लोग हैं? ये कहां ले जा रहे हैं देश को? इनके दो मुख्यमंत्री बोलते हैं लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती, ये कहते हैं राहुल गांधी पैंट शर्ट में राजनीति करते। क्या कुंठित मानसिकता है? 2021 में देश है, क्या कर रहे हैं आप लोग? इस देश का तमाशा बना के रख दिया है। पॉलिटिक्स ये राहुल गांधी का वाक्य है भैया, पॉलिटिक्स इज इन माय शर्ट पैंट। ये राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है, निकाल के। अरे जनता ट्वीट करना जरा, राहुल गांधी ने कहा था पॉलिटिक्स इज इन माय शर्ट पैंट। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन भारत का लोकतंत्र बेहद मजबूत है, इसलिए यहां पर सत्ता का परिवर्तन हंसते हंसते हो जाता है। याद करिए अमेरिका को, यहां पे सत्ता का परिवर्तन में कितना बड़ा तांडव मचा था। ये सोचने की बात है। इसलिए भारत का लोकतंत्र भारत के लोगों से है, आपसे है, जनता जनार्दन से है। नमस्कार। हाँ, जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी से वीडियो को लाइक करना। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर